हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज हमारा बेसिक्स ख़त्म हो जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल, जो आम जनता है, वो खुद लॉ बनाने की प्रक्रिया में, रूल्स बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल बनाते हैं नेशन के लिए, जैसे अपनी इंडिया की हो गई, ब्रिटेन की हो गई, यूएसए की हो गई। इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स बनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही बनते हैं। जैसे अपने सांसद में हमारे एमपीज एमएलएज रूल बनाते हैं। तो याद रखिएगा, पहले डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनके बीच, दोनों के बीच का डिफरेंस हम शुरू की क्लासेस में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार मेन पॉइंट्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की छोटी सी कैबिनेट होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। इसके बारे में हम प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं या फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो वेस्ट मिनिस्टर नाम की जगह पे है, इसलिए इसको वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब हमारे एमपीज एमएलएज जो होंगे वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करेंगे हमारे लेजिस्लेचर में, हमारी संसद में, जैसा कि आप सब देखते ही होंगे कि डिबेट्स होती रहती हैं। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन रिस्पॉन्सिबल होती है, नॉन पार्लियामेंट्री होती है, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव होता है और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लेजिस्लेचर में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल है हमारे इंडिया, यूके, एंड प्रेसिडेंशियल का जैसे मैंने बताया था यूएसए, रशिया भी है। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि डेमोक्रेसी के टाइप्स क्या हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बेसिक फीचर्स। ये वाले जो चैप्टर हैं स्टार्टिंग के 3-4 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये सारे हमारे बेसिक्स क्लियर कर देंगे और क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बता दिया है, ठीक है। तो मेन आ गया हमारा फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक तो प्रेसिडेंट होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में ही होती है। प्रेसिडेंट को हम डी जूरे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, बस वर्ड याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर को हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि बाई फैक्ट बाई लॉ ये होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, किसी भी राज्य का, किसी हमारे नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे ऊंचा पद प्रेसिडेंट का होता है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब सरकार का जो सबसे ऊंचा पद होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। अब आते हैं मेजर पार्टी रूल। ये तो सबको ही पता है कि जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट होती है वही आगे जाके सरकार बनाती है, तो मेजॉरिटी पार्टी रूल। अब आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो मिनिस्टर्स होंगे हमारे, एक तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट को, मतलब उनके एक्शंस के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा, पर्टिकुलर पार्लियामेंट को, सांसद को, और वहीं लोकसभा को भी। याद रखिएगा, पार्लियामेंट में 3 चीज़ आती हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक अपना प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का, पर ये पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में जो भी कानून बनते हैं, जो भी एक्ट पास होते हैं, रूल बनते हैं, वो एक्ट तभी बनते हैं जब उन पे प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। तो पहले याद रखिएगा, पार्लियामेंट में 3 चीज़ होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो हमारे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट को भी होते हैं पूरी की पूरी, और लोकसभा को भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, इसका मतलब ये होता है यूजुअली जो भी हमारे मिनिस्टर्स होंगे वो सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। ऑब्वियसली ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, वो मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। शायद एक बार बने भी थे, वाजपेयी जी बने थे जब शायद कांग्रेस की सरकार थी, पर यूजुअली देखा जाता है कि सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। एक है डबल मेंबरशिप, मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे वो एग्जीक्यूटिव का रोल भी प्ले करेंगे और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर,
मतलब हमारे जो मिनिस्टर्स होंगे वो एग्जीक्यूटिव तो होंगे, एग्जीक्यूटिव की तरह तो बिहेव करेंगे, सिंपल कि एमपीज एमएलएज होते हैं तो एज ए एमपी एमएलए वो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करेंगे, और एज ए मिनिस्टर जो होंगे वो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी कहलाए जाएंगे। तो ये डबल मेंबरशिप होगा। ये फीचर्स जो है याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे आ जाते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। 6 है हमारा लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये तो सबको ही पता है कि उनको हेड जो करता है गवर्नमेंट को वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, तो प्राइम मिनिस्टर उनका लीडर होता है। एक है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो राज्यसभा जो है वो इकट्ठा डिसोल्व नहीं होता है, कुछ कुछ मेंबर्स जो है राज्यसभा के, मतलब ऐसा है कि लोकसभा जो है एक साथ डिसोल्व हो जाता है। जैसा हम देखते हैं कि 5 साल पूरा होने पर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो सारा का सारा लोकसभा इकट्ठा ही डिसोल्व हो जाएगा। वहीं राज्यसभा इकट्ठा डिसोल्व नहीं होता है, हर तीसरे साल उसके कुछ कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं, तो हर तीसरे साल इलेक्शन होते हैं। वहीं हमारा लोकसभा जो है वो एक साथ डिसॉल्व हो जाता है। सारे इलेक्शंस लोकसभा के एक साथ ही होते हैं सभी एमपीज के। वहीं राज्यसभा के कभी सुना है कि राज्यसभा के सभी एमपीज के मेंबर्स के इलेक्शन एक साथ हुए हैं? ऐसा नहीं होता है। सीक्रेसी मतलब जो हमारे एमपीज होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो अपने डिसीजंस के बारे में कहीं ऐसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करते, ठीक है। ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग्स पॉलिसी। ऐसे पब्लिकली अनाउंस करते नहीं, फिर एक सीक्रेसी होती है, वो उनको मेंटेन करनी होती है। जब सही टाइम आता है तब वो अपनी पॉलिसीज रिवील करते हैं। फीचर्स ऑफ रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ। ये पेज थोड़ा ब्लर है पर इसमें सच कुछ नहीं है, मैं पहली वाली साइड में सारा बता चुकी हूँ। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बाकी पिछली क्लास में मैंने सब बता दिया था। अब है मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। आगे डिमेरिट्स भी हैं, पहले मेरिट्स देख लेते हैं। हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली बात है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वही आगे जाके लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, संसद कहलाते हैं, संसद में बैठते हैं, तो इनके बीच में हार्मोनी रहती है, फिर लड़ाई झगड़े कम होते। ये तो यूजुअली लड़ाई झगड़े होते हैं पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में नहीं होते, वो अपोजिशन पार्टीज के एमपीज के बीच में होते रहते हैं। एक है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि भाई यूँ इसका मतलब ये नहीं कि जो पार्टी रूल कर रही है वो जो चाहे रूल बना देगी, वो हमारे संसद को रिस्पॉन्सिबल होगी, जो भी पॉलिसीज होगी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में उसको संसद में बताना पड़ेगा, डिबेट होती रहती हैं। तो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी मर्जी से रूल नहीं बना सकती है। इसके कुछ रूल्स इसमें बताए गए, जैसे क्वेश्चन आर हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। ये सब हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है कि अपनी मर्जी से रूल नहीं बना सकते। जो भी मेजर पार्टी होती है या एग्जीक्यूटिव, उनको अपने हर पॉलिसीज़ के लिए डिबेट करनी पड़ती है, डिस्कशन करना पड़ता है, प्रॉपर डिस्कशन कि हम क्यों ला रहे हैं पॉलिसीज़, इसलिए। प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। इसका मतलब है कि किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहती है, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके हाथ में अथॉरिटी होती है। यूँ नहीं कि एक इंसान के हाथ में सारी की सारी पावर है। ये है ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, रेडी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट। मतलब ये होता है कि अपोजिशन हमेशा ही तैयार रहती है कि अगर बाई चांस किसी हमारी रूलिंग पार्टी ने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी तो फिर अपोजिशन को इन्वाइट कर सकती है कि तुम आके गवर्नमेंट बनाओ। वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यूँ नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर स्टेट से, कुछ पर्टिकुलर स्टेट से ही रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, पूरे के पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं हर सेक्शन के, हर रीजन के, हर रिलीजन के। अब आते हैं इसके, हमने मेरिट्स देख लिए, एडवांटेजेस देख लिए, अब हम देखते हैं डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। और जाहिर सी बात है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हर चीज़ की मेरिट्स होंगे, वहीं साथ साथ डिमेरिट्स भी होंगे। अनस्टेबल गवर्नमेंट, कि भाई अगर हमारी कोalition की गवर्नमेंट है मान लीजिए, तो अगर किसी एक भी पार्टी के सदस्य ने या फिर किसी एक पार्टी ने साथ छोड़ दिया तो सरकार वहीं की वहीं गिर जाएगी, तो अनस्टेबिलिटी थोड़ी रहती है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, इसको हम पहले पॉइंट से लिंक कर सकते हैं। अगर सरकार गिर गई तो जो आने वाली सरकार है, ज़रूरी नहीं है कि जो सेम पॉलिसीज़ पुरानी वाली सरकार ने चलाई थी उनको कंटिन्यू करेगी, वो नई पॉलिसीज़ भी ला सकते हैं। तो ये जो अनस्टेबल गवर्नमेंट और नो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, इनको इंटरलिंक कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, कि भाई हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कैबिनेट के साथ काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी डिसीजन होंगे वो कैबिनेट ही लेगी। ये कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, बस ये याद रखिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट में जो है 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्ट है कैबिनेट का, सॉरी कैबिनेट जो है वो पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। रिपीट कर देती हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो कि मेन मिनिस्टर्स होते हैं, सारी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं, वही बनाते हैं। एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे आते हैं। एक डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, वो MOS मतलब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के नीचे आते हैं। तो डिक्टेटरशिप रहती है कैबिनेट, क्योंकि सारे पॉलिसीज़ जो हैं वो वही डिसाइड करते हैं। इट इज़ अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि भाई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग तो है नहीं, सेम ही है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ी कम होती है।
गवर्नमेंट बाय एमेट्योर्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास लिमिटेड चॉइस होती है अपने मिनिस्टर्स को चूज़ करने की। मेनली वो क्या होता है, एक तो अपनी पार्टी से ही चूज़ करते हैं, ऊपर से क्या होता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के पास कम पावर होती है, लिमिटेड चॉइस होती है अपने मिनिस्टर सेलेक्ट करने की, कि भाई जो एमपीज़ होंगे उन्हीं को मिनिस्टर बना सकता है। कभी सुना है ये वाला एडमिनिस्ट्रेटर जो है कि अभी ये सेक्रेटरी जो है, पर्टिकुलर सेक्रेटरी, वो मिनिस्टर बन गया। तो हमारा गवर्नमेंट बाय एमेट्योर्स का मतलब यही है कि जो एमपीज़ होंगे सिर्फ उन्हीं को मिनिस्टर बना सकता है। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को, हाँ, अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाना है तो पहले उसको अपना जो पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उसे रिजाइन देना होगा, फिर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा, तब वो मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ हमने देख ली मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के। आपको दोनों याद रखने, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछ ले जाते हैं। फीचर्स याद रखने सबसे इंपॉर्टेंट है, फीचर्स को एकदम याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक समरी दी हुई है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, देख लीजिएगा। ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं पहले, बस इस पर नज़र मार लीजिएगा। यहाँ पे अब बताया गया है कि आप सबको पता है, मैंने पहले बताया था कि इंडियन एंड ब्रिटिश दोनों ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसकी समरी मैंने आगे वाली स्लाइड में दी हुई है, वो मैं बता देती हूँ। ये मत पढ़िएगा, ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये पढ़ लीजिएगा, मैं भी बता देती हूँ। इंडियन पार्लियामेंट, अपना इंडियन पार्लियामेंट आपको पता है, कल बताया था मैंने, रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। वहीं ब्रिटिश में अभी मोनार्की है, राजा रानी का रूल चलता है। पार्लियामेंट हमारी सॉवरेन नहीं है, मतलब पार्लियामेंट से ऊपर हमारा क्या है, संविधान है। पार्लियामेंट जो भी रूल बनाती है वो संविधान को देख के ही बनाती है कि संविधान के हिसाब से हम बना सकते हैं नहीं। ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है, सबसे ऊपर पार्लियामेंट है। इंडियन पार्लियामेंट में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर या तो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। मैंने ऊपर बताया था पार्लियामेंट में तीन चीज़ होती है, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, और प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का ही मेंबर होगा, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे। वहीं ब्रिटिशर्स में क्या था, सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर हो, सॉरी, लोअर हाउस के ही मेंबर हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, अपर हाउस के मेंबर नहीं होंगे। एक ये है कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट में क्या है, अगर कोई इंसान एमपी नहीं है उसको हम फिर भी मिनिस्टर बना सकते हैं, पर हाँ, शर्त ये है कि मिनिस्टर बनने के 6 महीने के बाद उसको एमपी बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। तो कोई इंसान किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो वो उसको मिनिस्टर बना सकता है, प्राइम मिनिस्टर, पर ये शर्त है कि 6 महीने के अंदर उसको किसी भी हाउस का, या तो लोअर हाउस का या फिर हमारे अपर हाउस का, मतलब लोकसभा का या राज्यसभा का एमपी बनना ही पड़ेगा 6 महीने के अंदर। अगर वो नहीं बना तो उसको मिनिस्ट्री से रिजाइन करना पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स में क्या है, एमपीज अलोन, कि यूजुअली क्या होते हैं, पहले जो पर्सन होता है उसको एमपी बनाते हैं, फिर ही मिनिस्टर बनाते हैं। उसमें ऐसा ये कुछ नहीं कि पहले मिनिस्टर बन सकते हैं फिर 6 महीने के बाद एमपी बनना पड़ेगा, इसमें पहले एमपी बनना पड़ेगा फिर मिनिस्टर। यहाँ पे ये है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मिनिस्टर की, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर की। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ये शेडो कैबिनेट का भी याद रखना तो रख लीजिएगा कि इंडियन पार्लियामेंट में कोई शेडो कैबिनेट नहीं होती। शेडो कैबिनेट यूजुअली क्या होता है, अपोजिशन की कैबिनेट होती है, कि बाई चांस अगर हमारा जो गवर्नमेंट है वो गिर भी गई तो यूँ क्यों हम अपोजिशन अपनी कैबिनेट तैयार रखती है। तो इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा कोई शेडो कैबिनेट का फीचर नहीं है। वहीं ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट में अपने अपोजिशन पार्टी जो होती है वो शेडो कैबिनेट तैयार रखती है। हमारी इंडियन पार्लियामेंट फेडरल है, मतलब पावर का डिवीजन है। वहीं हमारा जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, वो यूनिटरी है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर कम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या फिर इंडियन पार्लियामेंट के हिसाब से, इंडियन संविधान के हिसाब से जुडिशियल रिव्यू होता है हमारे, मतलब पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है, अगर हमें लगता है या फिर कोर्ट को लगता है कि संविधान के हिसाब से नहीं है तो वो इंटरफेयर कर सकती है, उसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, मतलब पार्लियामेंट ने रूल बना दिया तो मतलब बना दिया। इंडियन पार्लियामेंट में देखते ही होंगे आपकी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बीच बीच में अपने जो वो डिसीजन है वो देती रहती है कि इस रूल में थोड़ा अमेंड कीजिए, इस रूल में थोड़ा अमेंड कीजिए, ये संविधान के हिसाब से है, ये संविधान के हिसाब से नहीं है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये हमारा हो गया कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर्स, याद रखिएगा। एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं फेडरल सिस्टम की। आपको मैंने पहले बताया था कि अपना जो संविधान है फेडरल है, अपना जो पार्लियामेंट है वो फेडरल है, यूनिटरी 22 है, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो अब हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसमें ये अच्छा डिफरेंस दिया गया है, हम यहीं से पढ़ेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट होती है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर होता है, दो गवर्नमेंट है, एक नेशनल लेवल पे और एक रीजनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे। संविधान रिटर्न होता है, लिखा हुआ होता है, वही डिवीजन ऑफ पावर नेशनल एंड रीजनल। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब संविधान सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर संविधान होता है, जो भी लॉ बनते हैं वो संविधान को देख के ही बनते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने बताया था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी जुडिशरी के कामकाज में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर वैसे मैं बता देती हूँ, आगे भी आएगा। लेजिस्लेचर बाई कैमरल तब कहलाता है जब उसके दो हाउस होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये हो गया हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे। वहीं कुछ कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ भी जैसे एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो जब दो हाउस होते हैं किसी भी लेजिस्लेचर को, उसको हम बाई कैमरल बोलते हैं। अपने इंडिया में सेंटर पे तो बाई कैमरल है ही, वहीं कुछ कुछ स्टेट में भी बाई कैमरलिज्म है, मतलब कुछ कुछ स्टेट में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। उन स्टेट्स के नाम मैं आगे आने वाली क्लासेस बताऊंगी, शायद 7-8 स्टेट्स हैं, वरना यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा है। वही यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है,
एक ही गवर्नमेंट होती है जो कि सेंट्रल लेवल पे होती है। रीजनल गवर्नमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यूजुअली एक ही होती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है। जैसे फ्रांस का रिटर्न है, ब्रिटेन का अनरिटर्न है, कोई डिवीजन ऑफ पावर होगी नहीं। यूजुअल सी बात है, जब सिंगल गवर्नमेंट बनेगी तो डिवीजन का ऑफ पावर होगी कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में तो संविधान सुप्रीम होगा ही, यहाँ पे यूनिटरी में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी। यूनिटरी में क्या है, जैसे अपने फेडरल में तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ही है, यूनिटरी में संविधान रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। यूनिटरी का क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और लेजिस्लेचर बाईकैमरलिज्म भी हो सकता है कि मतलब 2 हाउस भी हो सकते हैं, या फिर एक कैमरलिज्म भी हो सकता है, यूनिकैमरलिज्म सिंगल हाउस। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान है, हमारी गवर्नमेंट है, उसके क्या क्या फेडरल फीचर्स हैं, क्या क्या यूनिटरी फीचर्स हैं। मतलब कुछ फीचर्स फेडरल हैं, कुछ यूनिटरी भी हैं। तो हम आगे चल के देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फेडरल फीचर्स क्या है हमारे गवर्नमेंट के, और यूनिटरी फीचर्स क्या हैं। या फिर क्वेश्चन में दे देंगे, कुछ फीचर्स के नाम दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि ये फेडरल फीचर है या फिर यूनिटरी फीचर है। इसमें है कि यूएसए सबसे बड़ा फेडरेशन है, सबसे ओल्डेस्ट फेडरेशन है और फर्स्ट फेडरेशन है। यह सच फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये कल मैंने बताया था, फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। इंडियन फेडरल सिस्टम कनाडा के उस पर बेस है। और हाँ, ये याद रखना कि अपना जो वो है इंडियन फेडरेशन है, वो कोई रिजल्ट नहीं है कि मतलब याद होगा कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो प्रिंसली स्टेट से हमारी कुछ 550-560 के आसपास प्रिंसली स्टेट थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको यूनिफाई किया था इंडिया में। तो कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी रह गई थी जिन जो राजी नहीं हुई थी इंडियन फेडरेशन में आने के लिए, इंडिया से जुड़ने के लिए। तो उनको या तो आर्मी के प्रेशर से या फिर उनको ज़बरदस्ती जो है किसी ना किसी तरीके से, जैसे जूनागढ़ हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, उनको जो है आर्मी से करके या फिर सिजेशन करके उनका इंडियन फेडरेशन में या फिर इंडिया में जोड़ा गया था। तो इंडियन फेडरेशन ये नहीं है कि स्टेट्स ने अपना आई मिली एग्रीमेंट बनाया कि ठीक है हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ हमारी जो है वो सिजेशन से आई हैं, कुछ कुछ अपने आप आ गई थी। तो इंडियन फेडरेशन जो है वो एग्रीमेंट नहीं है किसी भी स्टेट्स का कि बैठ गई आके कि चलो ठीक है हम इंडिया में जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रिंसली स्टेट्स का जो तरीका था, प्रिंसली स्टेट्स का प्रोसीजर था इंडियन फेडरेशन में जोड़ने का, इंडिया में जोड़ने का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत एग्जॉस्टिंग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम, ठीक है, याद रखिएगा। और स्टेट्स यूँ नहीं है कि जब मन चाहे अपने इंडिया से अलग हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 फीचर याद रखिएगा इंडियन फेडरेशन का कि एक तो ना तो ये रिजल्ट है एग्रीमेंट का कि स्टेट्स आई एग्रीमेंट बनाए चलो ठीक है इंडिया का पार्ट बन जाएंगे, और स्टेट्स को कोई हक नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके, हमारा संविधान उन्हें हक नहीं देता है। हम फीचर्स बनते हैं ड्यूअल पॉलिटी, भाई नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये सब बता दिया। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है कि हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम फेडरल फीचर्स पढ़ रहे हैं, इनके ये सीधे सीधे फीचर्स आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से फेडरल हैं, कौन कौन से यूनिट हैं। डिवीजन ऑफ पावर, भाई दो गवर्नमेंट होगी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो डिवीजन ऑफ पावर तो होगा ही। संविधान की सुप्रीमेसी की, पार्लियामेंट जो भी रूल बनाएगी वो संविधान को नज़र के को देख के ही बनाएगी, संविधान के हिसाब से ही बनाएगी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, मैंने कल बताया था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कुछ आर्टिकल्स आसानी से अमेंड हो सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स कमेंट करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो फीचर है हमारा वो फेडरल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, बाईकैमरलिज्म मैंने पहले बता चुकी हूँ। ये सब जो 7-8 फीचर्स थे, आई थिंक 7 हैं, हाँ 7 फीचर्स है, ये हमारी फेडरल है। अब हम देखते हैं यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर है कि हमारी जो उसमें क्या कहते हैं, संविधान में 3-4 टाइप की लिस्ट है, 3 लिस्ट, तो 3 टाइप के। यूनियन लिस्ट की वो टॉपिक जिन पे यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ रूल बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिन पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे दोनों बना सकती है, और कुछ रेजिड्यूरी पावर है उन पे सिर्फ हमारी जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लिस्ट बना सकती है। एक टाइप से हमारा सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एक तो यूनियन लिस्ट पे तो सेंटर बना ही सकती है रूल, रेजिड्यूरी पावर्स भी सेंटर के पास है। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट पे भी क्या होता है कि अगर सेम टॉपिक पे, सेम सब्जेक्ट पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है तो प्रीवेल जो है वो सेंटर का ही करेगा। आगे वाली स्लाइड में, शायद लास्ट स्लाइड में मैंने लिस्ट भी दी हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा कौन सी स्टेट है कौन सी यूनियन है। स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है वो इंडिया से अलग नहीं हो सकती है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कुछ आर्टिकल्स जो है वो आराम से अमेंड हो सकते हैं। याद रखिएगा कि रिजिड वाला जो है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वाला फीचर हमारा फेडरल है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला हमारा यूनिटरी है। नॉट इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन की मतलब राज्यसभा में जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, राज्यसभा में चुनते हैं, वो पॉपुलेशन के हिसाब से चुने जाते हैं। कि जैसे अमेरिका में क्या होता है, 50 स्टेट है ना, तो हर स्टेट से जो है वो 2-2 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। पर अपने इंडिया में क्या है, जो स्टेट छोटी है वहाँ से कम रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, जो स्टेट बड़ी है वहाँ से ज़्यादा आएंगे। जैसे यूपी से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, गोवा से कम। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो मैं पढ़ूंगी। इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है, पावर जो है वो सेंटर के पास चली जाती हैं, तो ये यूनिटरी सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पावर का। सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता में मिलती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब हमारी जो सरकारें हैं, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, वो अपनी उसकी न्यायालय के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये हो गया हमारा फेडरल। इंटीग्रेटेड होता है कि हमारी जो
सुप्रीम कोर्ट हो गई, उसके नीचे हमारी हाई कोर्ट हो गई, उसके नीचे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई। तो ये सब मिलके काम करती है, हार्मोनी में काम करती है, ये हमारा इंटीग्रेटेड हो गया। ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या फिर सेशन कोर्ट हो गया। तो ये हो जाता है इंटीग्रेटेड का मीनिंग। तो इंटीग्रेटेड हमारा यूनिटरी वाला है, इंडिपेंडेंट वाला हमारा फेडरल वाला फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज सबको पता है, हम IAS IPS IFS है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। तो ये हमारा यूनिटरी वाला फीचर है। ये सिर्फ फीचर के नाम याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, कल मैंने बताया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट तो करता है, ये साथ में साथ स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। ये हम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में एक क्लास में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज़ ओवर स्टेट लिस्ट की, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को देख सकती है, उन पर रूल बना सकती है, चेक कर सकती है कि स्टेट ने सही रूल बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। जब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो वहीं साथ के साथ गवर्नर भी पढ़ा दूंगी। तो बस याद रखिएगा गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, कि भाई इलेक्शन कमीशन वो स्टेट के इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाती है, हमारे विधानसभा के और अपने लोकसभा के भी करवाती है, राज्यसभा के भी इलेक्शन कमीशन ही कराती है। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत वाले इलेक्शंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाती है, बाकी सारे लोकसभा के हो गए, प्रेसिडेंट के हो गए, राज्यसभा के हो गए, विधानसभा के हो गए, सारे इलेक्शन हमारे इलेक्शन कमीशन ही कराती है। जो पॉइंट्स मैं बीच बीच में बोलती जा रही हूँ, जो नहीं है यहाँ नोट्स में, वो लिख लीजिएगा। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, इसका मतलब ये है कि गवर्नर जो है वो कुछ बिल्स जो है वो रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट की सहमति मिलेगी तो मैं आगे पास करूंगा, तो मैं इन पे साइन करूंगा। ये हम जब बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में, तब बताऊंगी वीटो ओवर स्टेट बिल्स क्या होता है अच्छी तरह। ये हमारे यूनिटरी फीचर्स हो गए बेसिकली। तो फिर आज हमने फेडरल फीचर्स पढ़ लिए और यूनिटरी फीचर्स दोनों पढ़ लिए। ये फीचर्स यूँ क्यों पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से फीचर्स हमारे फेडरल हैं, कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ लास्ट वाली स्लाइड में मैंने लिस्ट बताई हुई है। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकती हैं। पर अगर सब्जेक्ट सेम है तो यूनियन जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए वो प्रिवेल करेगा। वही कुछ रेजिडुअरी पावर्स हैं कि जो ना किसी भी, ना तो यूनियन लिस्ट में आती है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, उन सब्जेक्ट्स को रेजिडुअरी पावर्स बोलते हैं। उन पे सिर्फ हमारी यूनियन लेजिस्लेचर ही लेजिस्लेट कर सकती है, हमारी सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर है वही रूल बना सकती है। तो आज हमने पढ़ लिया कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स थे एंड हमारे फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स क्या क्या थे। आज हमारा बेसिक्स एक हिसाब से पूरा खत्म होता है। ये 3 क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं, अच्छी तरह याद रख लीजिएगा, ईजी हैं, समझ आ जाएंगे। तो हम अपनी आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।